हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। जी हाँ, यूपी लेखपाल की तैयारी चल रही है और मैं हूँ आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लेखपाल की जो तैयारी आपकी है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाती है। तो आज देखो, ये जो क्विज है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए लेके आया गया है। तो सवाल पढ़ो पहले एक बार। ये सवाल क्या कह रहा है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो चलिए साथ में ढूंढते हैं इस क्विज से सवाल का जवाब। तो चलिए पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है। 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होती या हुई थी? ठीक है, फटाफट पहले 10 सेकंड में आपको कौन सा इसमें सही सही जवाब लग रहा है? देखिए एक चीज़ और, ये इस क्विज का एक छोटा सा नियम है, अगर आप करोगे सही तभी मिलेगा +1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा साल 2016 के रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक जो कि आपके कहाँ पे हुए थे, ब्राज़ील में हुए थे। उसमें कुल कितने प्रकार के खेल इंक्लूड किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 42। तो अगर 42 क्या है तभी आपको एग्जाम में भी +1 मिलता है कि नहीं? सही बात। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि 2016 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? रियो ओलंपिक्स ब्राजील में हुए थे। ठीक है, और ये जो है आपका ये ओलंपिक्स का 31वां भाग था। तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पे है? प्याज ओनियन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? सबसे बड़ा मार्केट क्या है? फटाफट पहले खुद से कोशिश कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। एंड टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर किया डी तभी मिलेगा एग्जाम में +1। तो डी हो गया इसका राइट आंसर कि लसाल गांव जो है वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लो पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी क्या है, कंफ्यूजन हो गया राइट? तो इसका भी आंसर लसाल गांव ही होगा। ये पड़ता है आपका नासिक, और नासिक कहाँ पर है? ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस टिक पे मत जाना, पहले खुद से सोचना और ट्राई करना इस आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। तो पूछा क्या गया था? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया एग्जामिनर बदल के कि दलित महिला मुख्यमंत्री कौन था, फिर यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायावती। लेकिन लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आप क्या नाम बताएंगे? इंदिरा गांधी। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। समय पूछा गया जनधन योजना। जनधन योजना का नाम सुना होगा, 2014 में घोषणा की गई थी इसकी। पूछा ये क्या है कि आधिकारिक तौर पे कौन सी डेट से शुरू किया गया? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पहले खुद से एक बार ट्राई जरूर करना ताकि आपको ये पता लगे कि टिपिकल क्वेश्चन को भी कैसे करना होता है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। मेरे ख्याल से 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि अगस्त के लगभग आखिरी दिन। ठीक है, आखिरी दिन तो हालांकि नहीं होगा, लगभग आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये योजना आपकी जनधन योजना आधिकारिक तौर पे लागू की गई थी। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, 2014 की बात चल रही है ना? ठीक है, तो इसमें एक और योजना थी आपकी, नमामि गंगे।
ये नमामि गंगे किसके लिए थी? गंगा के लिए थी। ठीक है, तो नमामि गंगे भी कौन से ईयर में शुरू हुई आपकी? 2014 में। ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड के लिए कि 2015 में कौन सी लागू हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अभी हम लोग लास्ट में कुछ क्विज में डिस्कस भी कर चुके हैं, चाहिए तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट में नमामि गंगे, देखो फिर से क्वेश्चन में आ ही गया, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित थी? अब मेरे ख्याल से हिंट भी मिल चुकी है, जल्दी से केवल खुद से जवाब बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम आप तो देखो नाम से ही सीधे समझ में आ रहा है कि सिर्फ गंगा नाम है इसमें, तो केवल किसके लिए होगी? केवल गंगा के लिए। अगर आप यही टिक करोगे कंसेप्चुअली तभी नंबर भी एक मिल पाएगा आपको। ठीक है ना। अब एक चीज और जान लो यहाँ पे कि ये 20,000 करोड़ की परियोजना थी। ठीक है, तो ये 20,000 करोड़ की जो परियोजना ये कौन से वर्ष में हम लोग ये लागू की गई थी? 2014 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर एक जानकारी आपको मिल चुकी है नमामि गंगे परियोजना संबंधित। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल कितना होता है? यानी जब हम बातचीत करते हैं ना तो उसमें डेसिबल कितना प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर क्या लग रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आपको कौन सा यहाँ पे राइट आंसर लग रहा हो। तो चलिए अब मैं भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, या ए यानी कि 20 डेसिबल। तो इतना याद रखो, चाहे वार्तालाप हो या फिर पत्तों का हिलना हो या खड़खड़ाना कहा जाता है उसको, ये दोनों ही 20 डेसिबल हैं। लेकिन 10 डेसिबल सबसे कम होगा लगभग मेरे ख्याल से। तो ये जो सांस ले रहे हो ना, एक बार जरा शांति के साथ अपनी सांस को सुन के देखना, तो वो लगभग 10 डेसिबल है। लेकिन जैसे ही तुमने अपने सांस को लेने के साथ अपना मुंह खोल दिया यानी बात कर ली, डेसिबल गया बढ़, यानी कि 20 डेसिबल पहुंच गया। तो यानी वार्तालाप में और पत्तों के खड़खड़ाने में आपका 20 डेसिबल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए तो अगर कोई गन शॉट है, अगर किसी ने मान लो गोली चला दी, ये मेरे ख्याल सबसे तेज हम लोग के आसपास के वातावरण में होगा, तो लगभग लगभग 140 डेसिबल की आपकी गन शॉट से आवाज निकलती है। ठीक है, चलिए काफी यहाँ पे जानकारी हो गई, आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? पानी की बात की जा रही है यहाँ पे, दूध या फिर मक्खन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, फटाफट सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इसको ऐसे सोचना, क्या पानी पीने से कोई मोटा होता है या फिर कोई पतला होता है? अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए एंड तो अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कोई कैलोरी नहीं होती है। पूछा क्या गया था? कैलोरी। कैलोरी यूनिट है किसकी आखिरकार? तो कैलोरी आपकी यूनिट होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी की। ठीक है, तो ऊर्जा की यूनिट है आपकी कैलोरी। तो पानी से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा अगर एनर्जी की बात कर ली जाए, दो प्रकार की एनर्जी है, कौन कौन सी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक है आपकी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी वाली को क्या कहते हैं हम लोग? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं कि एनर्जी के फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए इन दोनों एनर्जी के लिए, तो ये फॉर्म है किसके? सिर्फ एनर्जी के, जिसकी यूनिट किसमें होती है आपकी? कैलोरी में। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? पूछा ये क्या है कि अगर मान लो आग लग जाती है, ठीक है, तो आग लगेगी तो किसकी वजह से ज्यादा आग भड़कने के चांसेस हैं? लकड़ी या पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब होता है पॉलीथिन वगैरह। ठीक है, अब बता सकते हो मेरे ख्याल से, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीमर। पॉलीमर ले लो चाहे पॉलीथीन ले लो, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो आग जलाने के लिए एक तो आप जो है वहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, साथ में थोड़ी सी पन्नी भी लगा लेते हो ताकि आग बढ़ जाए। क्यों आखिरकार? क्योंकि आग जो है आपकी ये तपिश अधिक पैदा
करती है। अब मेरे ख्याल से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो माने जा सकते हैं कि ये आने ही आने। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 10 सेकंड में आपको क्या सही जवाब लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसे CACP भी कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप देखो इस समय वर्तमान समय में जो चावल का MSP चल रहा है वो कितना है, ये आपके एग्जाम का सवाल है। ठीक है, तो लगभग मान लो 1815 रुपये आपका चल रहा है राइस का। और अगर बात कर ली जाए गेहूं का कितना चल रहा है, ये भी बहुत जानना जरूरी, तो 1840 रुपये चल रहा है आपका गेहूं का MSP। ठीक है, तो ये जानकारी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है 2014 में, 2015 में कितना था? अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो 2019 का था। अब जरा सोच के बताओ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार साल में बढ़ता है, तो उस समय पे कम रहा होगा तो कितना कम रहा होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, आप उसका राइट आंसर क्या लग रहा है। चलिए 10 सेकंड आपके लगभग पूरे ही हो चुके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1450। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, 2019 में ये कितना हो गया आपका 1840। तो मुझे बताओ पहले से घटा या बढ़ा, तो जवाब हो जाएगा MSP बढ़ा। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी याद रखना कि MSP हमेशा साल दर साल बढ़ता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। लाइफलाइन एक मूवी आई थी, उसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षक उपकरण के रूप में देखा गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके बारे में जानकारी है। लाइफलाइन एक मूवी आपके में हमारे यहाँ आई हुई थी। तो लाइफलाइन की जो मूवी थी वो उत्तराखंड के एक व्यक्ति के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? उत्तराखंड के एक व्यक्ति के ऊपर थी। कैसे उसने अपने समाज को बदला, और इसीलिए उसे कम से कम कितने देशों में देखा गया? 126 देशों में देखा गया। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये आपकी मूवी चली थी। तो लाइफलाइन जो है अभी इस समय वर्तमान समय में आपकी US, UK और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ये जरूर दिखाई जा रही है। ठीक है, थोड़ा हार्ड सवाल था इसलिए मैंने सोचा जवाब मैं खुद ही बता दूं आपको। तो ये किसके ऊपर बेसिस थी आपकी? ये उत्तराखंड के ऊपर बेसिस थी। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे बनता है, इसे कौन सा प्राइज दिया गया था? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया किसको? लाइफलाइंस को। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब ये सवाल आप क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजिंग था काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक और रहस्यवादी संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जल्दी से लेकिन कोशिश कीजिए पहले खुद से, इसका आपको सही जवाब क्या लग रहा है। पढ़ के देखिए पूरा सवाल, आप फिर देखिए ऑप्शंस को ध्यान से। मेरे ख्याल से टिपिकल सवाल है तो दिक्कत तो आनी आनी थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 2 जून 2015। ठीक है, तो चाहे 2 जून 2015 हो चाहे 2 जून 2019 हो, जवाब एक ही टाइप का रहेगा। अब इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि एग्जाम आपका अब होगा 2019-20 में ही। ठीक है, तो बात की जा रही है संत कबीर दास की। तो इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, ये बहुत पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश के थे इसीलिए एग्जामिनर इनका ऊपर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। एक चीज और जान लो कि जो आपके कबीरदास है ये एकेश्वरवाद के प्रति थे। एकेश्वरवाद का मतलब एक भगवान के लिए ये क्या कहते थे, उनकी बारे में बताते थे लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक का नाम सुना होगा, साल 2009 में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछी गई है, जल्दी से बता दो इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए टाइम आप, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने लिए यहाँ पे राइट आंसर को टिक कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स की स्थापना की गई 2009 में। ब्रिक्स यानी आपकी ईंटा, ईंटे की स्पेलिंग आती है, बस यही ब्रिक्स की स्पेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है आपका केवल के नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स है आपका, इस ब्रिक्स में ये पूछा गया है कि ये इसका जो बैंक स्थापित हुआ उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका हो जाएगा आपके लिए राइट आंसर। ठीक है, अब देखो मुख्यालय की बात की गई है, तो ब्रिक्स में एक चीज और जान लीजिए कि ये जो ब्रिक्स आपकी संस्थान है, ये जितने भी कंट्रीज हैं, फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो कुल कितने देश हो गए, 5 देश होगा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, यानी कि जो बढ़ रहे हैं देश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मिल गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो पहले इतना याद रख लो कि अचार सबसे ज्यादा कौन खाता होगा नींबू का, जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए 10 सेकेंड में। चलिए आप सही आंसर भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत, यानी कि इंडिया, हमारा प्यारा भारत। तो एक चीज याद रख लो, भारत और किन चीजों में आगे है नींबू के अलावा, तो अचार याद कर लेना केवल कि अचार में तो भारत आगे है। एक तो अचार कौन सा हो गया, नींबू का। ठीक है, इसके अलावा आंवले का अचार बनता है, तो भारत इसमें भी आगे है। ठीक है, इसके अलावा अमरूद का भी कई लोग अचार बना सकते हैं, तो ये भी क्या है, भारत इसमें भी आगे है। और आम का अचार तो सबको पसंद होगा, तो भारत इसमें भी आगे है। तो तीनों जो आ से बने हैं आपके, आंवला, अमरूद और आम के अलावा नींबू का अचार, ये सब किस में हो गया, इंडिया में। ठीक है, केवल अचार शब्द अब हटा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा गया किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिससे भारतीय स्टॉक प्रभावित हुआ था। तो ये याद रखना कि अवमूल्यन में केवल एक ही देश आगे है जहां पे कोरोना आया है, जहां से। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि टाइम आपका अप हो चुका है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन की युआन ने अपनी वैल्यू, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब होता है अपनी कीमत को गिराना, कम कर देना। किसके बदले में, तो डॉलर के बदले में जब वैल्यू को कम किया जाता है उसको कहते हैं अवमूल्यन। अब इससे होता क्या है, बाकी देश प्रभावित होते हैं और उसी में से भारत भी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं अब यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछा गया है कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दो, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए टाइम आप, तो देखो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको याद कैसे करना है, तो इसका देखो पहले राइट आंसर क्या है, 5 जून। तो सिंगल डिजिट में ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सिंगल डिजिट में 5 अपने आप हो सकता है, ऑप्शन में देखो बाकी सब क्या है आपके डबल डिजिट है। ठीक है, तो अगर सिंगल डिजिट भी आपको याद रहेगा तो अमूमन कहीं ना कहीं आपको वो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो और भी यहाँ पे इसके अलावा चीजें हैं, जैसे अगर बात कर ली जाए ओजोन परत के संरक्षण का दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण का दिवस, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही अब आप यहां पे नोट कर लेना, एक तो विश्व पर्यावरण दिवस और दूसरा ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है, वोटिंग के बारे में पूछा गया है, जो हम लोग वोट देने जाते हैं यहाँ पे, आपका पंचायत से लेकर के अलग अलग जो शहरों में आपके विधान परिषद और आपके लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है कि कितने देशों में ये अनिवार्य, मतलब अगर नहीं दोगे ना तो तुम्हें सजा काटनी पड़ सकती। ठीक है, फटाफट एक कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त क्या ऐसा है कि मतदान जो है किसी भी देश में अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
वर्तमान समय में कुल 22 देश ऐसे हैं जहां पर मतदान अनिवार्य है आपके लिए। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं आपके लिए, बुल्गेरिया, बुल्गेरिया का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बुल्गेरिया जो है आपका, ये एग्जाम्पल है उन देशों में जहां पे मतदान अनिवार्य है। इसीलिए बाकी तीन ऑप्शंस क्या हो गए अपने आप ही गलत हो गए थे, और आंसर क्या निकला था यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका 24वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। 24वां पूछा गया आपका 2015 का, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के बारे में। पहले खुद से सोच के देखो किसको मिला होगा इनमें से। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल गोयनका, ठीक है। तो कमल गोयनका को मिला था 24वां व्यास सम्मान, कौन से वर्ष में, 2014 में। अब हमारा तो चल रहा है 2019-20, ठीक है। तो इसमें मिला था आपका व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को। किसका मिला था, नासिरा शर्मा को। तो नासिरा शर्मा को दिया गया था साल 2019 का व्यास सम्मान। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये था 24वां, ये कौन सा है आपका, ये हो गया 29वां। चाहो तो एक बार खुद से जोड़ के देख लेना, ठीक है, 2019 में कौन सा आपका आएगा। तो ये आपका कराया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव का समय किसका निषेध है। मतलब पूछा ये गया है कि चुनाव के समय में यहाँ पर किस किस चीज़ को मना किया जाता है करने से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी है, खुद से जल्दी से कर लोगे तो फटाफट बता दो 5 सेकंड में इसका जवाब क्या होगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका फिर हम लोग आखिरी सवाल भी देखेंगे। चलिए, तो यहां आपसे पूछा गया था निषेध यानी मना है, ठीक है। तो अगर बात की जाए निषेध की आपसे, तो एक चीज याद रखना कि निषेध का मतलब उपयुक्त सभी ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे घृणात्मक भाषण और पुतला जलाना क्या होता है, मना होता है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी सरकार भी प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे तीनों अगर ऑप्शंस गलत हो गए तो राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रख लो, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है आपका, आर्टिकल नंबर 324 में, क्योंकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है आपके लिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 65, 60, 66 या फिर 62 में। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सही इसका लगाया होगा, ए यानी कि 14 जनवरी 1965। तो यही है भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर बड़ा प्यारा अच्छे से पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में है आपका एफसीआई का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 में। तो मेरे ख्याल से तीनों ही जानकारी आपके लिए यहाँ पे याद हो गई होंगी, केवल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके लिए, अगर आप चाहो तो लाइव आकर के एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है, ताकि आपको खुद भी यहाँ पर पता चले क्या क्या कमियां हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।